हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी एचसीएस के अंदर प्रीवियसली पूछे गए हैं। हमारी एक वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसी सीरीज के अंदर हमारी आज की ये नेक्स्ट वीडियो है। लेक्चर्स शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। गोयला क्लासेस की तरफ से हमारे यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की गई है, सर्वज्ञान सीरीज, जिसके अंदर आपका जीएस का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आपको 200 प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ईच सब्जेक्ट के, और साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। आपके जीएस का कंप्लीट कोर्स होगा और साथ में टेस्ट सीरीज होगी, जिसके अंदर 20 प्लस आपको जो टेस्ट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये टेस्ट जो आपके हैं आफ्टर एवरी 4 डेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में इन टेस्ट के जो सोल्यूशन है वो आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड किए जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की जो टोटल कॉस्ट रहेगी 5499 रहेगी। जो स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट अबाउट वेव्स। देखिए, वेव्स की अगर मैं बात करूं तो वेव्स क्या होती हैं। आपका ओशन है, ओशन के अंदर जो विंड है जब वो ब्लो करती है, ओशन सरफेस पे जब विंड ब्लो करती है तो वो क्या करती है, वाटर को मूव करती है। अब वो जो वाटर मूव होना स्टार्ट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को हमारी वेव्स कहा जाता है। वेव्स के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करें तो वेव्स, देखिए यहाँ पर आपके डायग्राम शो किया जा रहा है। ये वेव्स हैं आपकी जो ओशंस के अंदर उठती हैं। ये जो वेव्स हैं इनका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जब वेव आपकी राइज करती है उस पार्ट को आपके क्रेस्ट बोला जाता है। ये आपका क्रेस्ट है। और जब वेव आपकी नीचे की तरफ को आती है, एग्जांपल के तौर पे इस तरह से आती है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको ट्रफ बोला जाता है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं वापस। क्वेश्चन है आपका, विंड जो है आपकी कॉज करती है, विंड कॉजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट नजर आ रही है। सेकंड की बात करें, द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर। हम इस पे वापस आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय द लोकल विंड्स। स्टेटमेंट 4 है आपकी, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और लास्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा इसे। अब अगर बीच की दो स्टेटमेंट की बात करें तो क्या होगा। देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपकी, द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। किस तरह से, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस इमेज के थ्रू देखिए, यहाँ पर अगर विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो विंड क्या करेगी, जो सरफेस वाटर होगा, ओशन सरफेस पे जो वाटर होगा उसको आगे की तरफ मूव करेगी। अब जो नीचे का वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। आगे जाकर ये जो वेव आपकी चली है, क्योंकि वेव ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, तो ऊपर उठने के बाद जब वो नीचे जाएगी तो वो अगेन सी के अंदर जाएगी, और नीचे जाने के बाद वो फिर से इस मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगी, अगेन इस तरह से आएगी। तो ये जो मोशन बनता है ना, वो एक्चुअली में सर्कुलर मोशन बनता है। अगर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊं, वेव पहले ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएगी, अगेन आपका जो मोशन होगा इस तरह से चलना स्टार्ट होएगा। तो ये जो मोशन बन रहा है ये सर्कुलर मोशन होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो वेव है उसके नीचे जो वाटर का मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। तो आपकी जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो मोशन वाटर का होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, स्टीव वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय द लोकल विंड्स। देखिए, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि जो स्टीव वेव्स होगी वो सिर्फ आपकी लोकल विंड्स के थ्रू ही उनकी फॉर्मेशन होगी। दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्टीव वेव्स जो आपकी है ओरिजिनेट होती हैं। सो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए एंड 4 दो स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको आप करेक्ट कर पाओ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी है,
द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सेट्स इन मोशन ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ क्लाइमेट। देखिए हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो विंड ब्लो कर रही है वो ओशन के वाटर को मूव करने का काम करती है। अगर आप कई बार आपने तालाब देखा हो, जो पॉन्ड होता है, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो आपने देखा होगा कि जो तालाब का जो पानी है वो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में विंड चल रही होती है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ तक तो सही है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सेट्स इन मोशन ओशन वाटर सर्कुलेशन, बिल्कुल ओशन वाटर को मूव करना या फिर सर्कुलेशन का काम जरूर करता है विंड। विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट, और ये अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। किस तरह से, तो अगर हम इसे एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए ये आपका अर्थ है, इसमें यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर में आपका लो प्रेशर एरिया होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इंटेंस हीटिंग होती है, सनरेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। अब देखिए अगर इक्वेटोरियल एरिया से जो विंड है वो पोलर एरिया की तरफ को जाती है, या फिर पोलर एरिया की तरफ से विंड जो है इक्वेटोरियल एरिया की तरफ को आती है, तो क्योंकि पोलर एरिया में टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी कम होगा और जो इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया से जो विंड ट्रैवल करेगी पोलर एरिया की तरफ को, उसके साथ वाटर भी ट्रैवल करेगा। और अगर इक्वेटोरियल एरिया से वाटर जो है पोलर एरिया की तरफ को मूव करेगा जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल एरिया का जो वाटर होगा वो गर्म होगा। वो जब पोलर एरिया की तरफ को जाएगा तो वहाँ के वाटर को इन्फ्लुएंस करेगा, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। अब अगर इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ को वाटर जा रहा है तो जो भी वहाँ पर ओशन होगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशन है, तो आर्कटिक ओशन का जो टेम्परेचर होगा, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। आप इसको एक सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं। जब हम गर्म पानी ठंडे पानी में मिक्स करते हैं उस टाइम पर अगर मान लीजिए पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो जैसे ही हम उसके अंदर ठंडा पानी मिलाएंगे उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वो नहाने लायक हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई पानी ठंडा है उसमें अगर हम गर्म पानी मिलाएंगे तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अर्थ के केस में ऐसा ये है कि यहाँ पर बहुत सारा जो वाटर होता है इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ मूव करता है और पोलर एरिया से इक्वेटोरियल एरिया की तरफ मूव करता है। सो इसकी वजह से ओशन के टेम्परेचर में इन्फ्लुएंस आता है और उसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें भी इन्फ्लुएंस आता है। इंडियन ज्योग्राफी में हम जब मानसून का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम पर ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से जो वाटर की मूवमेंट है वो किसी जगह के क्लाइमेट के अंदर चेंज लेके आती है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमने देख ली है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक का नाम है आपका क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। वहां पर जो मूवमेंट होती है विंड्स की उसको हम यही नाम देते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो इसकी अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। उस केस में बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू द स्टेटमेंट 1, ये भी आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो किसी भी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंटली ट्रू एंड सेकंड डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू द फर्स्ट। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हु कंडक्टेड वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ 102 सबमरीन कैनियंस। देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सबमरीन कैनियंस क्या होता है? अगर मैं आपको कैनियन के बारे में बताऊं, कैनियंस आर डीप नैरो वैलीज और गोर्जेस दैट आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ द रॉक by water or ice over a long period of time. They are often characterized by steep sides and relatively flat bottom and can range in size from a small narrow channels to the large expansive gorges that stretch to miles. कैनियंस क्या होते हैं? देखिए इस पिक्चर में अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे की तरफ का जो एरिया है जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है इसको कैनियंस कहा जाता है। ये जो कैनियंस है इनकी फॉर्मेशन क्या है? आपकी इरोजन की वजह से होती है। इरोजन आपका वाटर की वजह से भी हो सकता है, आइस की वजह से भी हो सकता है। लैंडफॉर्म्स एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप उसका स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब आप वहाँ पर कैनियंस, गॉर्जेस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये कैनियंस होते हैं। आप मान लीजिए ये माउंटेन रेंज है, उसके बाद ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आप कैनियन बोल सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कैनियन कहलाएगा। जब कैनियन शब्द के अंदर वर्ड के आगे सबमेराइन लग जाए तो उसका मतलब क्या है, सबमेराइन होता है हम मतलब कि ओशियंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, हु कंडक्टेड द वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ द 102 सबमेराइन कैनियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका बोथ ऑफ दीज होगा। फ्रांसिस शेपर्ड और चार्ल्स बीट ये आपके दो ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने सबमेराइन की स्टडी की है वर्ल्ड वाइड। इन्होंने 102 सबमेराइन कैनियंस को जो है डिस्कवर किया था। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following ranges form the water divide between the नर्मदा एंड तापी और ताप्ती रिवर। देखिए वाटर डिवाइड क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, वाटर डिवाइड का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं ये आपका इंडिया का मैप है, यहां पर आपका एक इंडस और दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र और तीसरा आपका जो है गंगा वाटर सिस्टम है। उसके अंदर क्या है, यहां से आपकी इंडस रिवर जा रही है, यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। देखिए ये जो इंडस रिवर सिस्टम है और जो आपकी गंगा रिवर सिस्टम है, इन दोनों को अलग करने का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, अंबाला का रिज है, दिल्ली और अंबाला वाला जो रिज है उसकी हाइट ज़्यादा है। वाटर का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर ये माउंटेन है यहाँ पर, अब रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका मेनली जो ओरिजिन है वो पहाड़ों से ही हो रहा है, आइस मेल्ट करती है और उसकी वजह से आपका जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। सो अगर यहाँ पर आइस कैप्स हैं या फिर आइस है, आइस मेल्ट करेगी तो आइस की डायरेक्शन, मेल्ट करने के बाद आइस जो कन्वर्ट होगी वाटर में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी या वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब इन दोनों के जो फ्लो है उनकी डायरेक्शन अलग अलग क्यों हुई, इस पीक की वजह से, क्योंकि ये जो है वाटर को डिवाइड कर रही है, या तो इस तरफ पानी जाएगा या तो इस तरफ पानी जाएगा। तो वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिवेशन या फिर एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर जो दो तरह के, जैसे कि इंडस जो रिवर है, उन जितनी भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, सतलुज, झेलम, ये सारी इसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही हैं, और गंगा वाली सारी इसी डायरेक्शन में क्यों जा रही है, गंगा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि यहाँ पे सेंटर का जो हिस्सा है, दिल्ली अंबाला वाला जो रिज है, उसकी हाइट ज़्यादा है। तो उस हाइट ज़्यादा होने की वजह से अब इंडस रिवर यहाँ से फ्लो करके नहीं जा सकती, उसे इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और गंगा रिवर को भी अंबाला और ये जो दिल्ली वाला रिज है इसके साइड से निकलना पड़ेगा। सो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। सो क्वेश्चन में अगर हम मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। नर्मदा और तापी रिवर की अगर मैं बात करूं तो नर्मदा और तापी रिवर आपकी ओरिजिन जो है आपका, नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश, यहाँ से फ्लो करती हैं। देखिए एक यहाँ से जा रही है, दूसरी इसके नीचे से जा रही है, बीच में आपकी एक माउंटेन रेंज पड़ रही है जिसका नाम है आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये सारे आपके वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये अरावली है आपका। अब नर्मदा जो है सतपुड़ा के नॉर्थ से फ्लो कर रही है और जो तापी है वो सतपुड़ा के साउथ से फ्लो कर रही है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो सकता है कि जो आपकी सतपुड़ा रेंज है वो आपके वाटर डिवाइड का काम करती है बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो आपकी नर्मदा और तापी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की एक और खासियत भी क्या है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा और एस्चुरीज दो आपके स्ट्रक्चर है जो रिवर फॉर्म करती है माउथ ऑफ द रिवर पे, जब वो ओशन में मिलने वाली होती है। डेल्टाज जो फॉर्म करती है, जितनी भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जो भी रिवर आपकी ईस्ट में जाएगी या फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी, वो सब डेल्टाज की फॉर्मेशन करेगी, और जो ईस्ट में जाके गिरेगी वो एस्चुरीज की फॉर्मेशन करेगी। अगर नर्मदा रिवर की बात की जाए तो नर्मदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नर्मदा इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया with the length of approximately 1312 किलोमीटर। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू द गुजरात बिफोर एम्प्टिंग इट इनटू द अरेबियन सी। गुजरात से होके हुए अरेबियन सी में जाके गिरती है, इस तरफ आपका अरेबियन सी है। अगर बात करें तापी रिवर की, द तापी also known as the Tapti is a river that flow through the central India with the length of approximately 724 kilometer. It originate in the Satpura range. यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये सतपुरा रेंज है, यहाँ से तापी रिवर का ओरिजिनेशन होता है इन द मध्य प्रदेश एंड फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू द महाराष्ट्र बिफोर एम्प्टिंग
इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी आपकी दो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। जितनी रिवर्स आपकी वेस्ट में फ्लो करती हैं वो सब आपकी एस्चुरीज की फॉर्मेशन करती हैं, और जितनी आपकी ईस्ट में फ्लो करती है वो डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं। डेल्टा और एस्चुरीज जो है वो रिवर का जो माउथ होता है वहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है। डेल्टा और एस्चुरीज में एक बेसिक से डिफरेंस आपको बता देते हैं। डेल्टा की फॉर्मेशन आपका जैसे कोई पक्षी होता है, जो बर्ड होता है, उसका जो फुट होता है, उस तरह से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा डेल्टा। कहने का मतलब ये एक रिवर फ्लो कर रही है, जैसे ही ये ओशन के अंदर मिलने वाली होगी तो ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेल्टा। और जो एस्चुरीज हैं वो डेल्टा इन रिवर्स होगा। इन रिवर्स का मतलब कि एक रिवर अलग अलग ब्रांचेस से आएगी और एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएगी, और जब ये इकट्ठी होगी उसके बाद ये सी में मिल जाएगी। तो डेल्टा होगा कि एक रिवर, सिंगल रिवर आ रही है, वो ओशंस के पास आते ही अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, और जो एस्चुरीज होगी वो अलग अलग ब्रांचेस में ऑलरेडी पीछे से आएंगी, और जैसे ही ओशन में मिलने वाली होगी उससे पहले एक सिंगल रिवर बन जाएगी। तो ये आपका डेल्टा हो जाएगा, दिस इज योर एस्चुरीज। ये आपका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रेट डिवाइड द यूरोप फ्रॉम द अफ्रीका। देखिए अगर मैं स्ट्रेट की बात करूं तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ द वाटर। स्ट्रेट एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी है जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज को क्या करेगी? कनेक्ट करेगी और सेपरेट करेगी दो डिफरेंट लैंड मास को। इट इज अ नेचुरल वाटरवे दैट इज टिपिकली फॉर्म्ड आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि विच स्ट्रेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। स्ट्रेट का मतलब आपने समझ लिया। तो अगर हम बात करें यूरोप और अफ्रीका के बारे में, देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप पे अफ्रीका और यूरोप आपको दोनों नजर आ रहे होंगे। यूरोप आपका एक कॉन्टिनेंट है और साथ में अफ्रीका भी आपका एक कॉन्टिनेंट है। इन दोनों को सेपरेट क्या कर रहा है? यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है और इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन है। तो दो बड़ी वाटर बॉडीज आ गई आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से, दो लार्जर वाटर बॉडीज, और उनको एक स्मॉल जो वाटर बॉडी है वो डिवाइड कर रही होगी। तो स्मॉल वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पर आपकी ये स्मॉल वाटर बॉडी है जिसको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है आपका ऊपर की तरफ यूरोप और नीचे की तरफ अफ्रीका, इन दोनों को सेपरेट कर रही हैं। इस जगह पर आपकी ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, गिब्राल्टर। आप स्ट्रेट का मतलब समझ गए हैं। इसी के ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए आपका इंडिया जो है और उसके साथ आपका श्रीलंका है। ऊपर की तरफ आपका इंडिया, नीचे की तरफ आपका श्रीलंका। इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है वो एक स्ट्रेट है जो कि बीच में लाई करती हैं इंडिया के और श्रीलंका के। यहाँ पर वो स्ट्रेट है। क्या आप लोग उस स्ट्रेट का नाम जानते हैं? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, डंकन पासेज इज सिचुएटेड बिटवीन। डंकन पास की बात की जा रही है, किन दो जगहों के बीच में सिचुएट करता है। देखिए पास क्या होता है आपका, जिस तरह से आपकी स्ट्रेट है उसी तरह से आपका पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इंडिया है, नीचे की तरफ श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता बन रहा है इसे स्ट्रेट भी कहा जाता है और इसे पास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो शिप्स हैं या फिर जो दूसरी वाटर में ट्रैवल करने वाले बड़े शिप्स हो गए या फिर नाव हो गए, जो भी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे पास भी कहा जाता है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन। ये आपका HCS 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका मिनिकॉय एंड अमेंदीप। ऑप्शन बी है आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ऑप्शन सी है आपका मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ऑप्शन डी है आपका लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर देखिए ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वाला हिस्सा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आपका इंडिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ये सिचुएट करता है। इंडिया के कोस्ट से, जो मेन कोस्ट है, उससे काफ़ी दूर है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि वो टोटल कितने नंबर ऑफ आइलैंड है जो मिलके आपके अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा।
क्वेश्चन की बात करें तो डनकन पास जो आपका है ये आपका साउथ अंडमान, ये वाला हिस्सा, और जो नीचे लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में आपका लाई करता है डनकन पास। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारे देश में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है इस साल भी। ये पराक्रम दिवस आपका सुभाष चंद्र बोस जी जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। इस पराक्रम दिवस वाले दिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है, यहाँ पर कुछ ऐसे आइलैंड थे जो अनमैन्ड आइलैंड्स थे, मतलब कि वहाँ पे हैबिटेबल नहीं है, लोग रहते नहीं हैं वहाँ पे, तो उन आइलैंड्स के कुछ नाम जो है वो चेंज किए गए और हमारे ऑलरेडी जिन फ्रीडम फाइटर्स या सोल्जर्स जिनको भी आपके परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है उनके नाम पर इन आइलैंड्स के नाम को चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। आई थिंक 21 के अराउंड आपके ऐसे आइलैंड्स थे जिनके नाम को चेंज किया गया है। सो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है डनकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो जगह है पास है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट। तो ऑप्शन जो आपका बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन की जाए तो डनकन पास जो है आपका इज अ स्ट्रेट सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ही पड़ता है इंडिया के इस तरफ में, तो आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका डनकन पास है। बिटवीन द साउथ अंडमान आइलैंड एंड द लिटिल अंडमान आइलैंड विच आर पार्ट ऑफ द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, ये मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। द स्ट्रेट इज नेम्ड आफ्टर द एडम डनकन, अब ब्रिटिश एडमिरल थे ये आपके, जिन्होंने क्या किया था, डच फ्लीट को हराया था इस पास का यूज करते हुए 1797 के अंदर। इट इज एन इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट जो इंडिया को कनेक्ट करता है, कहाँ से, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ, दैट कनेक्ट्स द अंडमान सी टू द बे ऑफ बंगाल, और ये आपके अंडमान और बे ऑफ बंगाल को भी आपस में जोड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पास है आपका। सो आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो ऑलरेडी पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछे हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि गोयला क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।